दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। टोंक की प्रसिद्ध चार बेंत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कला का प्रारंभ किसने किया, हमें उस व्यक्ति का नाम बताना है। चार ऑप्शन, करीम खां निहंग, फिरोज खां निहंग, महमूद खां, अकबर निहंग। उत्तर नंबर एक, करीम खां निहंग। चार बेंत दोस्तों ये टोंक की एक बहुत ही गजब की लोक नाट्य शैली है। कहते हैं कि जब इस प्रकार की लोक नाट्य शैली की चर्चा हो तो संगीत दंगल शब्द याद करना चाहिए। चार बेंत दोस्तों ये संगीत दंगल के रूप में, संगीत दंगल के रूप में खेली जाती है। नंबर एक, यह बात आपको याद करनी है। उस जमाने में जब चार बेत लोकनाट्य शैली का उद्भव हुआ, किसके द्वारा? करीम खान निहंग ने प्रारंभ किया। उस समय टोंक के नवाब कौन थे? फैजुल्ला खां। क्वेश्चन आ सकता है फैजुल्ला। दोस्तों फैजुल्ला खां यहां टोंक के नवाब थे। क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट टाइम कि चार बेत लोकनाट्य शैली के प्रारंभ के समय टोंक के नवाब कौन थे? अगले ने पूछा है प्रारंभ किसने किया? प्रारंभ इस व्यक्ति ने। दोस्तों हम यह भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि चार बेत लोक नाट्य शैली में कौन सा वाद्य यंत्र गायक के द्वारा बजाया जाता है? दोस्तों डफ, डफ बजाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और याद रखें कि यह शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। डफ, फैजुल्ला खां, संगीत दंगल और करीम खान निहंग, ये तीन चार बातें हैं जो आपको याद करनी है। दोस्तों ये तो हो गई चार बेत। कन्हैया ख्याल, मैं निश्चित तौर पर अगली बार यदि कोई क्वेश्चन में मतलब मान लो मेरे को पेपर सेटर बनाया जाए और बोला जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन यदि चार बेत का नहीं देना चाहेंगे, जनवरी 2026 में कौन सा क्वेश्चन देना चाहेंगे, तो मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा कन्हैया ख्याल का। और कन्हैया ख्याल के अंदर एक होता है जो कथाएं, कथा कौन सी है, और एक होती है मुख्य पात्र कौन सा है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कन्हैया ख्याल जो कि करौली, सवाई माधोपुर की, धौलपुर की, भरतपुर की प्रसिद्ध है, इसका मुख्य पात्र कौन होता है? मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका उत्तर क्या होगा? मेडिया। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आया है, फिर दोबारा से रिपीट हो सकता है। मुख्य पात्र जो होता है वो क्या होता है? मेडिया। जबकि मुख्य कथा कहन होती है। मुख्य कथा क्या होती है? कहन। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आगामी क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहूंगा। लोक कथा केवणिये ने काई कियो जावे है। दोस्तों लोक कथा, केवण वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भोपा, बातपोस, बातेरी और कोत। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 बातपोस होगा। क्या होगा? बातपोस। दोस्तों आपको मैंने परसों की क्लास में राजस्थान के लोक साहित्य के बारे में बताया था। लोक साहित्य दोस्तों, जो लोक साहित्य है, इस लोक साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जिसमें लोक कथा भी है, लोक कथा भी है, लोक गाथा भी है, गाथा भी है, और लोकनाट्य भी है, वात भी है और पहेलियां भी हैं। बहुत सारी चीजें हमने चर्चा में ली है। यहां पर मैं ये दो चीज आपके क्लियर करना चाहता हूं। ये लोक साहित्य की विधाएं हैं। लोक कथा जिसमें कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लोक गाथा जिसमें गए के रूप में यानी गाने योग्य गा करके बताई जाती है, लोक कथा जो कि एक प्रकार की गद्य प्रकार की रचनाएं होती है, लोक गाथा एक प्रकार से पद्य रचनाएं होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कथा ये गद्य रूप में और लोक गाथा ये पद्य रूप में है। अब क्वेश्चन लोक कथा का है, यानी एक प्रकार से कहानियां कहनी है। पिछली बार क्वेश्चन आया एक तो ये बातपोष का, एक आया जब कोई कहानी कह रहा है तो उसका समर्थन करने के लिए क्या बोलना चाहिए, या क्या एक बीच बीच में हुंकारा देना, यह क्वेश्चन भी आया था पिछली बार। तो कोई लोक कथा यानी कोई कथा कह रहा है, लोक यानी जन आस्था के या जनता के बीच में, जन समुदाय के बीच में परंपरागत रूप से कोई कथा जो है किसी व्यक्ति विशेष की प्रचलन में है, उसे कहना लोक कथा है। यह गद्य प्रकार से या कहानी के रूप में कही जाती है। लोक गाथा, गाथा गाई जाती है। कभी आपने पाबूजी के पवाड़े सुने होंगे, वो लोक कथा नहीं होकर लोक गाथा है। दोस्तों पाबूजी के पवाड़े याद रखें, पाबूजी
के पवाड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाबू जी के पवाड़े गाथा गीत बोलेंगे हम इनको। पाबू जी के पवाड़े गाथा गीत है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में पाबू जी के पवाड़े जो कि लोक गाथा के रूप में प्रचलित है, पवाड़े भारत के किस राज्य में, यानी लोक गाथा को किस राज्य में पवाड़े कहा जाता है? ध्यान रहे, महाराष्ट्र में। हमारे राजस्थान में पवाड़े नहीं कहते, राजस्थान में लोक गाथा ही कही जाती है, लेकिन यह शब्द यूज किया जाता है महाराष्ट्र में। तो आप याद रखें, पवाड़े शब्द महाराष्ट्र का है, यानी वहां पर यदि कोई लोक गाथा गाई जाती है किसी व्यक्ति विशेष की, उसको पवाड़ा कहा जाता है। तो राजस्थान में पाबू जी के पवाड़े बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक चीज और है, जब भी हम किसी की गाथा गाते हैं तो बिना वाद्य यंत्र के गाथा गाने में मजा नहीं आता। क्वेश्चन आ जाए कि लोक गाथा अर्थात पाबू जी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र? आप कहेंगे दो है, एक रावण हत्ता, एक माठ वाद्य यंत्र। यदि कोई पूछे रामदेव जी के पवाड़े या रामदेव जी की गाथा गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, आप कहेंगे तंदूरा। कोई आपसे पूछे देव नारायण जी की गाथा गाते समय, तो आप कहेंगे जंतर। वेरी इंपॉर्टेंट है। गोगा जी का पूछे तो डेरू, गोगा जी का पूछे तो डेरू। इस प्रकार की चीजें आपको याद करनी है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं आपको ऐसी बाजार में चीजें नहीं मिलेंगी। इन चीजों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना अपने आप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा विश्वास है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं आप इसको नोट डाउन करते होंगे। यदि आप लिखेंगे तो ज्यादा याद होगा, और निश्चित तौर पर परीक्षा में जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना। मैं भी यहां हूं जिंदा और आप भी जिंदा रहेंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। मुलाकात करेंगे पेपर वाले दिन। क्वेश्चन पूरा हो गया। उत्तर नंबर 2 बहुत पोस्ट। एक और क्वेश्चन मेरे हाथ में है, पृथ्वीराज राठौड़ की घड़ी चावी कृति कौन सी है? 4 ऑप्शन है। पृथ्वीराज राठौड़ की घड़ी चावी यानी जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जो कृति है, जो रचना है, उसका नाम क्या है? रुक्मणी मंगल, रुक्मणी हरण, बेली कृष्ण रुक्मणी री और सीता पुराण। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 बेली कृष्ण रुक्मणी री होगा। बेली कृष्ण रुक्मणी। दोस्तों मैं परसों जब मैं राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी वीर सतसई के बारे में। मैंने कहा था कि वीर सतसई एक खंड काव्य है, सूर्यंबर मिश्रण वाला खंड काव्य है। और मैंने यहां पर यह भी बोला था कि वंश भास्कर एक महाकाव्य है। तो यहां पर आज मैं एक बात और नोट आपके दिमाग में कराना चाहता हूं। यहां पर आपको याद करना है, पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के थे, ये कल्याणमल के बेटे थे, राय सिंह के छोटे भाई थे, और इनको बचपन में ही अकबर के पास भेज दिया गया। एक प्रकार से अकबर का सम्मानित राजकुमार यदि मैं कह दूं पृथ्वीराज को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ ये कहते हैं कि ये डिंगल शैली के बहुत ही गजब के, मैं कह सकता हूं, साहित्यकार मान सकते हैं आप। इन्होंने जो रचना लिखी है उनमें अनेक रचनाएं हैं, उसमें सबसे शानदार नाम है बेली कृष्ण रुक्मणी री। दोस्तों इस रचना की बात करें तो यह रचना 1580 में लिखी गई, यह डिंगल शैली में लिखी गई, और यह आपके खास तौर से गागरोण में लिखी गई, गागरोण में लिखी गई। और तकड़ी बात तो यह है कि यह एक खंड काव्य है। दोस्तों क्या है यह खंड काव्य? मैंने 4 शब्द यूज किए हैं। नंबर 1 यह खंड काव्य है, डिंगल शैली का, गागरोण में लिखी गई, 1580 में लिखी गई। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। गागरोण में क्यों लिखी गई? क्योंकि गागरोण को जागीर के रूप में अकबर ने दिया था हमारे पृथ्वीराज को। यह कौन कहता है? मोहनोत नैणसी। मैं नहीं कहता हूं, मोहनोत नैणसी, जिनको हम मारवाड़ का अबुल फजल के नाम से जानते हैं। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दरबारी थे। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। एक तकड़ी बात और, रुक्मणी मंगल और रुक्मणी हरण 2 रचनाएं और है। बात रुक्मणी की चल रही है, यानी ये रुक्मणी कृष्ण भगवान की मैडम रुक्मणी, यहां विवाह की बात है, यहां पर भी मंगल, एक प्रकार से विवाह की बातें हो रही हैं इन सब रचनाओं में। सीता पुराण, सीता पुराण अलग है। अब सीता पुराण की चर्चा करने से पहले इन 2 रचनाओं की चर्चा पहले कर लेता हूं। रुक्मणी मंगल नामक रचना लिखने का श्रेय दोस्तों एक व्यक्ति को जाता है जिसका नाम मिलता है भगत। भगत नाम है, पूरा नाम, क्योंकि वो पुराने साहित्यकार है, मुझे याद आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। जबकि रुक्मणी हरण जो है वो नाग दमन, सॉरी आपके साया जी झूला की है। दोस्तों ये साया जी झूला जो है, साया जी झूला, उनकी रचना है रुक्मणी हरण। और एक रचना और है नाग दमन। कौन सी है? नाग दमन।
ठीक है। वैसे रुक्मिणी मंगल अनेक लोगों ने लिखी है। एक पद्म भगत है, उन्होंने मूल रूप से लिखी, बाद में गोपाल कृष्ण मोहन उन्होंने भी लिखी है, और भी बहुत सारे जो साहित्यकार है उन्होंने लिखी है। मूल रूप से रुक्मिणी मंगल जो है वो पद्म भगत ने लिखी है, तो मैं नाम लिखना चाहूंगा पद्म भगत। दोस्तों ये दो रचनाएं पूरी हो गई। रुक्मिणी मंगल पद्म भगत की है, रुक्मिणी हरण सायाजी झूला, एक और रचना नाग दमन है, और शीत पुराण। मैं इस रचना के बारे में जितनी बातें आपके साथ करूं उतनी कम होगी। शीत पुराण जसनाती संप्रदाय के लोग, जसनाती संप्रदाय के जसनाती सिद्ध, जो अपने लोक साहित्य में जसनाथ जी का गुणगान करते हैं, उनके बारे में, उनके गाथाओं को जब गाते हैं तो वहां पर वो इस रचना को काम में लेते हैं। अर्थात जसनाती संप्रदाय के लोक साहित्य में, संत साहित्य में शीत पुराण का महत्व इतना है कि इसे लोक रामायण की संज्ञा दी गई है, और यह श्रवण भूकर ने लिखी है। दोस्तों किसने लिखी है? श्रवण भूकर। श्रवण भूकर, याद रखें, श्रवण भूकर की रचना है। इसे क्या कहा जाता है? लोक रामायण के रूप में जाना जाता है, इसे लोक रामायण। वेरी इंपॉर्टेंट है। जसनाती संप्रदाय के अंदर इसकी चर्चा वहां के साहित्य में, संत साहित्य में रहती है, प्रचलन भी बहुत ज्यादा है, इसे लोक रामायण कहते हैं। तो ये 3-4 बातें आपको याद करनी है, निश्चित तौर पर यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और क्वेश्चन है। राजस्थानी रा पहला कहानीकार किणने मान्या जावे। दोस्तों ये कहता है कि राजस्थानी साहित्य का पहला कहानीकार, यानी वो व्यक्ति जिसने राजस्थानी भाषा में पहली कहानी लिख दी, उस व्यक्ति का नाम बताओ। श्री नथमल जोशी, बैजनाथ पंवार, शिवचंद भरतिया, दामोदर शर्मा। उत्तर नंबर 3 शिवचंद भरतिया। आप इसको यह कह सकते हो, ये राजस्थानी रा पहला कहानीकार भी है, ये राजस्थानी भाषा रा पहला नाटककार भी है, ये राजस्थानी भाषा रा पहला उपन्यासकार भी है। आप 3 शब्द यूज कर सकते हो, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार। ये तीनों शब्द आप लिख सकते हैं एक ही व्यक्ति के लिए, यानी शिवचंद भरतिया, जिन्होंने सबसे पहले कहते हैं कि 1903 में इन्होंने कनक सुंदर नामक उपन्यास लिखा। दोस्तों कनक सुंदर 1903 में लिखा है। सबसे पहले 1903 में कनक सुंदर नामक उपन्यास लिखा। उसके बाद में इन्होंने नाटक लिखा केसर विलास। दोस्तों कौन सा? केसर विलास। केसर विलास नामक नाटक 1904 में। इसके बाद इन्होंने कहानी लिखी है राजस्थानी भाषा की पहली, जिसका नाम है विश्रांत प्रवास। क्या नाम है? विश्रांत प्रवास। यह भी 1904 में है। इस प्रकार से मैं एक ही व्यक्ति के लिए 3 शब्द यूज कर रहा हूं। यह राजस्थानी भाषा रा पहला कहानीकार है, यह राजस्थानी भाषा रा पहला उपन्यासकार है, और यह राजस्थानी भाषा रा पहला नाटककार है। इनलो नाम है शिवचंद भरतिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तकड़ी बात यह है, कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में किस साहित्यकार को यानी राजस्थानी भाषा में किस साहित्यकार को राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है, तो यहां लिख सकता हूं इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को, आधुनिक साहित्यकार को क्या कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका उत्तर होगा शिवचंद भरतिया। दोस्तों यहां पर हम रुक नहीं रहे हैं, हम चल रहे हैं नथमल जोशी के पास। दोस्तों जब भी नथमल जोशी की चर्चा में करता हूं, मैं कह सकता हूं कि एनर्जी डबल हो जाती है। नथमल जोशी की जब भी हम बात करें तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब जैसे ही मैं खंगालता हूं, पेज नंबर 102, आप भी समझ गए होंगे एनर्जी डबल कैसे होती है। दोस्तों नथमल जोशी एक आधुनिक, मैं कह सकता हूं राजस्थानी भाषा के बहुत ही शानदार और चावा साहित्यकार है। इन्होंने क्या गजब का कहानी संग्रह लिखा, नाम है परण्योड़ी कुंवारी, यानी शादी भी हो गई और वो कुंवारी भी है। और ये तो एक कहानी संग्रह। दूसरा है एक उपन्यास जिसका नाम है आबे पटकी। दोस्तों आबे पटकी, और आबे का मतलब आकाश, आकाश से किसी को पटक दिया जाए, आबे पटकी। दोरा रो धोरी, धोरा यानी रेत के मतलब बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स। और एक बीननी दो बीन, बीननी तो एक और 2 बीन। ये जब रचनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं, मैं कह सकता हूं एक नई ऊर्जा का संचार होता है और पढ़ने का आपका भी मन करता होगा।
और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं आपसे, मान लो एक क्वेश्चन आए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे भरोसा है एक क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पढ़ा दिया। मेरा क्वेश्चन है, नतमल जोशी जो कि राजस्थानी भाषा के आधुनिक साहित्यकार है, इन्होंने विभिन्न रचनाएं लिखी है, जिनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? ऑप्शन दे रहा हूं, आबे पटकी, दोरारो दोरी, एक बीननी दो बीन और परिण्योड़ी कुंवारी। मैंने 4 रचनाएं लिखी है, अब आपको बताना है कौन सा कहानी संग्रह है। याद रखें, परिण्योड़ी कुंवारी कहानी संग्रह, बाकी तीनों उपन्यास है। मैं नहीं कह रहा हूं यह किताब कह रही है, यह गलती नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं नौकरी लेनी है छोरो रट दो, नौकरी लेनी है इन किताबों के पन्ने रट दो, इनके ट्यूशन करो, पन्ने रटो। भाई आपने मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, नतमल जोशी का नाम आया, इसकी जितनी रचनाएं उनको देख लो, बार बार रिवीजन करो क्या है क्या नहीं है ना, तो इनको देखो आप। इसके अलावा मेरे पास एक व्यक्ति है बैजनाथ पंवार। दोस्तों इस आदमी के बारे में शायद आपने कम पढ़ा होगा लेकिन सुना ज्यादा है। आपने कभी सुना है अक्कल बिना ऊंट उबाणो? सुना है, सुना होगा कि अक्कल बिना ऊंट उबाणो इन्हीं की रचना है। नाम है बैजनाथ पंवार, राजस्थान के चूरू जिले के रतन नगर के रहने वाले, नाम है बैजनाथ पंवार। इन्होंने क्या गजब की रचनाएं लिखी है। एक लिखा है गदीड़। पहले के जमाने में जो बड़े परिवार में होते थे, छोटे बच्चे के गदीड़ मारते देर नहीं लगाते। गदीड़ का मतलब होता है थप्पड़ जचा करके मगोरा में मार देना, पीठ पे मार देना, उसे बोलते हैं गदीड़ मार दियो। तो यहां बैजनाथ पंवार ने लिखा है गदीड़, और एक और लिखा है गदीड़ मारने के बाद उसको लाडेसर बनाया, यानी लाडेसर भी रचना है। और अक्कल बिना ऊंट उबाणो ये भी बैजनाथ की है। क्या गजब की रचनाएं हैं, ये रचनाएं आपको याद करनी चाहिए। इस आदमी को जरूर याद कर लेना छोरो, आने वाली 26 में ये क्वेश्चन टपक सकता है बैजनाथ जी का, है ना। और एक है नेणा खूट्यो नीर, नेणा खूट्यो नीर यानी आंखों नीर टपकन लाग गयो, है ना, तो नेणा खूट्यो नीर ये भी बैजनाथ पंवार की है। बहुत ही शानदार रचनाएं जिनके बारे में हम बार बार पढ़ते रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाली परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और मुझे भरोसा है कि आप इन्हीं क्वेश्चनों को याद करते जाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे और मजा आएगा आपको, ये मुझे भरोसा है। मैं एक और ताबड़तोड़ क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? दोस्तों मुर्की नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर? तो निश्चित तौर पर 2026 में आभूषण का प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। L1 में भी आएगा, L2 के सारे पेपरों में एक एक क्वेश्चन आभूषण का आएगा। अब आभूषण आपको रट डालो, बार बार पढ़ो, उनको याद क्यों नहीं होंगे। अगले ने मुर्की पूछी है, मुर्की नाक में, कान में, गर्दन में और सिर में। उत्तर नंबर 2, मुर्की पे नीचे कान में, कान में। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आया था थोड़े दिन पहले, शायद वो आया था आपके वीडियो में। एक वीडियो में क्वेश्चन आया, एक तरफ आभूषण दे रखे थे, दूसरी तरफ मिलान करना था। याद आ गया, उसमें छेल खड़ी ऑप्शन था। क्या था? छेल खड़ी। छेल खड़ी कान का है, यह आपको याद करना है दोस्तों। छेल खड़ी, छेल खड़ी या छेल कड़ी, यह क्वेश्चन याद करें। छेल कड़ी, आप इसे छेल कड़ी या छेल खड़ी भी कह सकते हैं, एक ही बात। यह कान का आभूषण है, अभी वीडियो के एग्जाम में आया था। वैसे अगोन्या, ओगट्या, अंगोट्या, मैं लिखना चाहूंगा ओखरी, ये कुछ नाम है जो आपके इंपॉर्टेंट है। ओगणिया, 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 अंगोट्या, अंगोट्या, ठीक है, कोकरू, कोकरू। ये मैं जो लिखे ना ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो आपने नाम सुन ही लिए खूब सारे, जैसे ए रंग पत्ता, है ना, पाटी सुलिया, ये तो आप सुरलिया, झमेला, जिला, ये तो आपको आते हैं। लेकिन ये कुछ नाम नए हैं, ये भी आपको याद करने। ओखरी इंपॉर्टेंट है, छेल खड़ी, ओगण्या, अंगोट्या, कोकरू, ये कान के आभूषण है ना, तो याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद करें। शानदार क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है यहां से एक क्वेश्चन छप जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से छप जाएगा 2026 में, मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है, यानी इनमें से यह बताना है कि किसके समय किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र अस्तित्व या स्वरूप प्राप्त हुआ। राजा किशन सिंह, जगमाल, स्वरूप सिंह, सावंत सिंह। दोस्तों ये वही सावंत सिंह है जो नगरीदास के नाम से जाना जाता है। ये वही व्यक्ति है जिसके समय निहाल चंद मोर ध्वज ने बनी ठनी नामक गजब का चित्र बनाया। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की, खास तौर से किशनगढ़ चित्रकला शैली। राजस्थान में किशनगढ़ चित्रकला शैली का जब भी नाम आई
लिया जाता है तो तुरंत बड़ी ठनी आपके दिमाग में आती है। दोस्तों यहां किशन सिंह का नाम है, तो मैं किशन सिंह के बारे में यह बता सकता हूं कि 1609 ईस्वी में इन्होंने किशनगढ़ राज्य की नींव रखी। वैसे ये मारवाड़ से निकले हुए लोग हैं, मारवाड़ यानी राठौड़ जोधपुर से। किशनगढ़ जो आपकी रियासत बनी, इसकी मूल रूप से नींव 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने रखी। आगे लिखा है कि यहां पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा और इसलिए भगवान कृष्ण और प्रेमिका राधा की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण जो है वो बहुत हुआ है। यहां पर अनेक कलाकार है। यहां देखो एक तकड़ी बात लिखी है, हमारी इस क्वेश्चन का उत्तर भी यहां है। यह देखो लिखा है सामंत सिंह का काल, सामंत सिंह यानी नगरीदास 1748 से 1764 किशनगढ़ शैली की दृष्टि से गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण युग कहा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई शक होना चाहिए आपको। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 सामंत सिंह। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सामंत सिंह, नगरीदास अर्थात किशनगढ़ चित्रकला शैली, इसमें बनी ठनी, आपने कभी बनी ठनी की ठुड्डी देखी है? चित्र में बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि आपने जीवित देखी होगी। उसकी ठुड्डी देखना आप, है ना, बहुत ही नुकीली है। उसका नाक देखना लंबा लंबा है ना। अब लंबे नाक में यहां पर एक आभूषण लटक रहा है, कभी गौर किया आपने? वही बेसरी है। क्वेश्चन आया है कि बेसरी नामक आभूषण किस अंग का है या किस चित्रकला शैली में उस आभूषण का बहुत ही गजब का चित्रण हुआ है। आपको उत्तर याद करना है किशनगढ़। हो सकता है यह बेसरी भी आ जाए दोस्तों, बेसरी, ठीक है, याद रखें। जबकि चुन्नी, फीणी, लटकन वो नाक के आभूषण है। याद करें, देखो फीणी है ना, लटकन, चुन्नी, और कल्पना नहीं कर सकते यार कोई चुन्नी भी आभूषण है क्या? चुन्नी तो ओढ़ने की होती है ना, ओढ़नी चुन्नी, लेकिन यहां आभूषण है नाक का, है ना। ये फीणी, लटकन, वारी भी, एक बार वारी भी क्वेश्चन आया है, वारी है ना, वारी, मैं वारी जाऊं, अर्थात ये नाक के आभूषण है। ये भी आपको याद करना है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये पूरा हो गया है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? दोस्तों ये खंगा जो है ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, आरपीएससी ने भी पूछ लिया और ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी। खंगा क्या है दोस्तों? जूता, आभूषण, वस्त्र, पगड़ी है। पगड़ी को खंगा कहा जाता था उस जमाने में, मध्यकाल में, यानी मध्यकालीन राजस्थान में। आगे चल करके पगड़ी, क्योंकि राजस्थान के अंदर अनेक रियासतों की अलग अलग पगड़ियां होती थी और उन्हीं पगड़ियों को वहां के स्थानीय जो राजा थे उन्हीं के नाम से उन पगड़ियों के नाम आपके सामने आते रहे हैं, है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 पगड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है और पगड़ी उत्तर नंबर 4 है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई शक होना चाहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपको, किन संतरी वाणिया रो संग्रह हरडे वाणी नाम सु संकलित करियो जावे है। दोस्तों आज एक ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है हरडे वाणी, हरडे वाणी नामक जो रचना है, यानी ये जो है उसमें किस संत की वाणियों का संग्रह है? 4 ऑप्शन है, सुंदरदास, दादू दयाल, रेदास और हरिदास। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 दादू दयाल। अब मैं आपको एक तकड़ी बात बताता हूं संत दादू दयाल जी के बारे में। दोस्तों दादू दयाल, यहां मैं लिखना चाहूंगा पहले दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी दोस्तों राजस्थान के कबीर। मैं एक छोटा सा परिचय जो कि वैसे देना नहीं चाहिए, राजस्थान का कबीर कहते हैं इनको, राजस्थान का कबीर। दोस्तों राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी। मैं थोड़ी इनके बारे में एक खास बात आपको बताऊंगा और हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें भी बता दूं जो शायद आपने कभी पढ़ी नहीं हो, ऐसी बातें भी आपके साथ करने वाला हूं। दादू दयाल जी, हम जानते हैं कि इन्होंने सांबर में दादू पंथ की स्थापना की। इनका जन्म आपको पता है अहमदाबाद में हुआ और दादू दयाल जी राजस्थान आए और इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में, सद्दूकड़ी भाषा में दोस्तों इन्होंने खुद ने कई रचनाएं लिख डाली। इन रचनाओं की यदि हम बात करें तो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रचना है काया बेली। इनकी रचनाओं के नाम मैं लिखना चाहूंगा काया बेली। काया बेली रचना बहुत, संत गुण सागर, संत गुण सागर, नाम माला, है ना, नाम माला, ये इनकी खुद की रचनाएं हैं जो मैं बता रहा हूं कि इनकी रचनाएं हैं, इनकी खुद की रचनाएं हैं। नाम है इनका, याद करेंगे, काया बेली, संत गुण सागर और नाम माला। एक है नाम माला के बाद में लिली पर्ची, याद करें लिली पर्ची। मैं लिखना चाहूंगा लिली, वैसे लिली पर्ची, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, शायद लिली पर्ची में मेरा लिली शब्द सही है कि एक बार चेक कर लेना। और इनके उपदेशों का संकलन जो है वो सदूखड़ी भाषा में है, दादू दयाल री वाणी।
उपदेश, उपदेश किसमें है? दो रचनाएं हैं, दादू दयाल रिवाणी, दादू दयाल रिवाणी, दादू दयाल रा दूहा, एक वाणी और एक दूहा या दोहा, ये दो है। अब क्वेश्चन एक गजब का आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। कभी आपने सुना है कि दादू दयाल की रचनाएं काया बेली, संत गुण सागर, नाममाला, लीला, लीली पर्ची और इनके उपदेशों का संकलन दादू दयाल री वाणी और दादू दयाल रा दोहा। अब इन तमाम रचनाओं में दादू दयाल जी ने जो कुछ भी बोला, इनके गुजरने के बाद संत होते हैं खूब सारे, वो इन्हीं रचनाओं को बेस बनाएंगे और दादू दयाल जी ने जितनी भी उपदेश दिए, जितनी भी उनकी वाणियां रही, उन सबको संकलन करने का काम करेंगे 52 थंबे, यानी उनके 52 शिष्य। उन्हीं में से 2-3 शिष्य बड़े गजब के हैं जिनकी मैं चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन है हरडे वाणी। अब हरडे वाणी में दादू दयाल री वाणियों का संग्रह है। कोई आपसे पूछे कि हरडे वाणी का संकलन किसने किया? दोस्तों, हरडे वाणी का संकलन किसने किया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है संतदास जी, एक है जगन्नाथ दास जी। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं नाम लिखना चाहूंगा, संतदास जी, संतदास और जगन्नाथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछ ले कि हरडे वाणी जिसमें दादू दयाल की वाणियों का संग्रह है, इनका संकलन किसने किया, इनका संग्रह किसने किया? आपका उत्तर होगा संतदास और जगन्नाथ ने। इसका मतलब संतदास और जगन्नाथ ये दोनों शिष्य हैं दादू दयाल के। एक मैं बहुत ही गजब की चीज बता रहा हूं, बाजार से इतर मार्केट में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मैं जो बता रहा हूं गौर से सुने दोस्तों। ये देखें, हरडे वाणी के अलावा एक तकड़ी बात और। दोस्तों, कभी आपने एक व्यक्ति के बारे में सुना ही होगा, संत रज्जब जी के बारे में। दोस्तों, मैं संत रज्जब जी की एक तकड़ी बात बताना चाहूंगा। नाम है अंगवधु। आप इसे कई जगह अंगवधु भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है अंगवधु। यह संत रज्जब जी की है। दोस्तों, यह रज्जब जी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी संत दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है अंगवधु में। अंगवधु जिसमें संत दादू दयाल जी की रचनाओं का संकलन है। और यह संकलन करता कौन है? संत रज्जब जी। दोस्तों, संत रज्जब जी वो व्यक्ति है जिसने रज्जब की वाणी लिखी और जिन्होंने, क्योंकि वो खुद सांगानेर के थे, आमेर शादी के लिए जा रहे थे और आमेर में मावठा झील के पास दादू दयाल जी उपदेश दे रहे थे और उन्होंने दूल्हे का वेश धारण कर रखा था। किसने? आपके रज्जब जी ने। बोला यार तो शादी नहीं करेगा, जीवन भर दूल्हे के भेष में। आपको याद होगा, मैंने बहुत कुछ लिखा इस पेज पर। निश्चित तौर पर आपको मजा आएगा कि अरे यार क्या गजब की चीजें यहां पर मिल रही है बाजार में। आपको सच बता रहा हूं, अरे मेरा सपन पाठ बार बार बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बोल रहा हूं। दोस्तों, हरडे वाणी किसने संकलन किया? संतदास जगन्नाथ ने। और यहां पर अंगवधु ये रज्जब का है। इस प्रकार से ये तमाम चीजें आपको याद करनी है। ये कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हां, बिल्कुल, दूल्हे के भेष में मरने वाले लोक देवता कल्ला जी है ना, ये भी बहुत बढ़िया है। कमदस जी, इनके बारे में हम चर्चा करते रहे हैं। बहुत ही बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रकार से मैं अगले क्वेश्चन की ओर। गजब किया बांधी सर पे मोड़, चले थे हरि भजन को करी नरक में ठोर। अरे वाह रे वाह सीतारा जी शर्मा साहब, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आप अपने कंटेंट में ऐड करते जाएं, इसी प्रकार से पढ़ते जाएं, आनंद की अनुभूति होती जाएगी। दोस्तों, गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में बात पूछी गई है। ये गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच में हुआ? जोधा और शेरशाह, मालदेव और शेरशाह उत्तर है, ये बाकी सब गलत है। उत्तर नंबर 2 मालदेव और शेरशाह सूरी। दोस्तों, तारीख थी 5 जनवरी 1544 का दिन था। और कहते हैं कि गिरी सुमेल नामक जगह, जो कि वर्तमान में जेतारण में पड़ता है, और जेतारण वर्तमान में ब्यावर में है, वर्तमान में ब्यावर जिले में है, और यहां पर यह जगह है। और गिरी सुमेल, दोस्तों, इस जगह पर एक भयंकर युद्ध होता है। मालदेव अपने सेनापतियों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसे किसी ने बहका दिया था कि तुम्हारे सेनापति शेरशाह से मिल चुके हैं, लेकिन सेनापति तो सेनापति थे। उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया अपनी मिट्टी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपने शासक मालदेव के लिए।
मालदेव हसमत वाला शासक, जिसको फारसी इतिहासकार, चाहे वो फरिश्ता हो, चाहे अबुल फजल हो, चाहे अमीर खुसरा हो, ये सब ने इसको क्या बोला है? हसमत वाला शासक। दोस्तों इसके कहते हैं जेता, कूपा, पंचायन जी। आपने कभी नाम सुना होगा पंचायन जी? दोस्तों पंचायन जी, मैं नाम लिखना चाहूंगा जेता जी। दोस्तों जेता, राव कूपा है, राव पंचायन जी, और नराजी चौहान को भूल कैसे सकता हूं? नराजी चौहान, ये प्रतापी वीर योद्धा जो अपनी धरती को बचाने के लिए, स्वाभिमान के लिए मर मिट गए थे। 1544 का युद्ध है, 5 जनवरी थोड़े दिन बाद आ रही है। हम इन सबको याद करेंगे, इनके न्योछावर के दिन को याद करेंगे। चाहे वो खींवकरण जी हो, चाहे जेत सिंह जी हो, चाहे अखेराज जी, बनावत साहब, सोनगरा जी हो, ये सब इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। सबका याद करना चाहिए, नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया, और 5 जनवरी को आपको पता ही है, इस दिन गिरीशमेल का युद्ध हुआ, और बहुत आगे चल करके आपके बड़े भाई का जन्मदिन भी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 16 है, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। बड़े नगाड़े के साथ अग्नि, गिंदड़, डांडिया और बम। कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? अब एक तकड़ी बात आज आपको बताना चाहूंगा, इसमें 4 नृत्य है और 3 में नगाड़ा बजता है, लेकिन अगले ने जो पूछा है वो मैं अलग बताऊंगा आपको। दोस्तों नगाड़ा इसमें भी बजता है, और नगाड़ा इसमें भी बजता है, और नगाड़ा इसमें भी है। क्या गजब का क्वेश्चन है, जबकि डांडिया में नगाड़ा नहीं बजता। दोस्तों 3 क्वेश्चन है, नहीं 3 ऑप्शन है, तीनों में नगाड़ा बजता है। मैं पहले अग्नि नृत्य की चर्चा कर सकता हूं, क्योंकि मेरा वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 बम नृत्य होगा। दोस्तों यहां बम का मतलब है एक बड़ा नगाड़ा, और उस पर जोर से थाप मार करके इस नृत्य की शुरुआत होती है, और इस नृत्य को क्या बोला जाता है? बम नृत्य। और साथ में जो गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं बम रशिया। होली के अवसर पर जब रबी की फसल पक जाती है फाल्गुन के आसपास, तो यहां के लोग खुशी में झूम उठते हैं और ये बम नृत्य करते हैं। जबकि अलवर के अंदर मेव बाहुल्य क्षेत्र में रतवई, आपने सुना होगा रतवई, वो वहां पर गाया जाता है। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 बम करूंगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में मुख्यतः या प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है? इसका उत्तर गिंदड़ आया था, याद यह भी रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो उसी प्रकार से आपको उत्तर करना है। यहां पर नगाड़े की थाप के साथ तब तो है बम नृत्य, और यदि बम ऑप्शन में नहीं आए और फिर आपसे ये 3 है और चौथा कोई और आए, फिर पूछे कि किस नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा है, तब आपको गिंदड़ करना है। गिंदड़ भी ऑप्शन में नहीं आए और फिर पूछे कि अग्नि नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अग्नि नृत्य जिसको बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षण दिया, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। जसनाती सिद्ध ददकते अंगारों पर करते हैं, रात के समय करते हैं, है ना दोस्तों। इनका जो समर्पण है इनका वो देखने लायक होता है। अग्नि नृत्य के बारे में दुनिया के कोने कोने से लोग इस नृत्य को देखना पसंद करते हैं। यहां पर भी नगाड़ा बजता है। जैसा क्वेश्चन वैसा उत्तर, और यदि अग्नि और गिंदड़ दोनों साथ आ जाए तो गिंदड़ करना है, यह भी आपको याद करना है। वे कुछ देखो अलग अलग चीजें हैं, पर उनको कैसे डील करना है यह भी आपको आना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने आज आपको तीनों चीजें एक साथ बता दी हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। एक और जोरदार क्वेश्चन आपके सामने है। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में कौन था? ईडर था, सूत था, बेडसा और खेड़ा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 उत्तर है, यानी बेडसा। मैं गोविंद गिरी की चर्चा करना अब पसंद करूंगा। गोविंद गिरी, दोस्तों गोविंद गिरी एक प्रकार से दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी समुदाय, खास तौर से भील और गरासियाओं के लिए सामाजिक सुधार का काम, धार्मिक सुधार का काम, और साथ ही साथ उस जमाने में ब्रिटिश रियासतों के द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता था उस और बेगार प्रथा ली जाती थी, और उनका मैं कह सकता हूं बड़े स्तर पर उत्पीड़न जो हुआ उसके विरुद्ध आवाज उठाने का काम गोविंद गिरी ने किया। गोविंद गिरी जी बंजारा जाति के थे। गोबपालिया, दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, गोबपालिया ये इनकी बंजारों के अंदर ही होते हैं।
बंजारे। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बंजारे क्या थे मध्यकाल में। दोस्तों मध्यकालीन राजस्थान में बंजारे एक प्रकार के व्यापारिक लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे, खास तौर से बर्तनों का व्यापार किया करते थे। बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां और इनका बहुत लंबा चौड़ा वो होता था बैलगाड़ियों का रेला, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो मैं कह सकता हूं बंजारे। दोस्तों बंजारे जाति के थे, गोबपालिया इनकी उपजाति है, नाम है इनका गोविंदगिरी। इन्होंने भगत आंदोलन चलाया, इन्हें संप सभा चलाई। दोस्तों हम कई बार पढ़ते हैं कि 1883 में इन्होंने सिरोही में संप सभा की स्थापना की। कहां पर? सिरोही में संप सभा। लेकिन अभी हाल ही में आरपीएससी में क्वेश्चन आया कि इन्होंने संप सभा की स्थापना 1905 में की। जैसा क्वेश्चन हमें तो वैसा ही उत्तर करना है, क्योंकि आज तक तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जिनमें संप सभा 1883 ही उत्तर करते आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 1905 भी ऑप्शन में था, तो हमें 5 मानना पड़ा, क्योंकि वो इतिहासकार है, अलग अलग बोलते हैं। एक इतिहासकार बोलता है ये है, दूसरा इतिहासकार बोलता है ये है, जबकि दोनों इतिहासकार जिनकी किताबें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में और भारतीय शिक्षा मंत्रालय में चलती रही हैं, इसलिए अब मानना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन पर जाना चाहता हूं, 1911 और 1912 की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक तकड़ी बात बताना चाहता हूं। कहते हैं कि इनका जन्म बेड़सा गांव में हुआ। बेड़सा गांव का एक और नाम मिलता है बांशिया गांव। हो सकता है आपसे कोई पूछ ले बांशिया गांव और बेड़सा गांव में अंतर क्या है। मान लो ऐसा भी आए तो आप याद करना, ये दोनों एक ही बात है। ये बांशिया गांव है और यही बेड़सा गांव है, एक ही बात है। ये डूंगरपुर रियासत जो है उसमें आता था गांव, ठीक है। अब गोविंदगिरी की जो गतिविधियां हैं, प्रारंभिक गतिविधियां, वो यहां से शुरू हुई थी। प्रारंभिक गतिविधियां यहां से शुरू हुई, काफी सालों तक यहां रहे, लेकिन 1908 में ये 1908 से लेकर के ये 1911 तक, 1908 से 1911 की बजाय मैं 10 लिखना चाहूं, क्योंकि यहां 1911 क्वेश्चन में आ गया, तो मैं इसको 1910 लिख देता हूं। 1908 से लेकर 1910 तक ये गुजरात राज्य में सूत और ईडर, उस समय की जो रियासतें होती थी, वहां पर ये वहां के किसानों के साथ खेती करने चले गए। तो ये जो काल है, इस काल में 8 से 1910 के बीच में सूत और ईडर राज्य में वहां के जो भील थे, राज्य में जो भील जनजाति के किसान हैं, कृषक, उनके साथ इन्होंने खेती का काम किया। क्यों गजब का क्वेश्चन बना है, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इन्होंने गुजरात में भील किसानों के साथ खेती बाड़ी करी 8 से 10, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब क्योंकि इन्होंने 1910 में गुजरात के सूत और ईडर राज्य को छोड़ दिया और अपने मूल स्थान यानी बेड़सा आ गए थे। कब आ गए थे? 1911 और 1912। ये लो भाई, ये रहा बेड़सा गांव, ये लौट करके आ गए। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, याद कर लेना। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी, शेखावाटी, चौरासी। दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी। बाकी ये तीनों की तीनों ही हाड़ोती, सॉरी आपके ढूंढाड़ी जो है, ढूंढाड़ी, इसकी ढूंढाड़ी की उपबोलियां है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज और, मारवाड़ी जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। मारवाड़ी का क्षेत्र भी सबसे बड़ा है। यहां पर मेवाड़ी हो, शेखावाटी हो, थड़ी हो, ढडकी हो, है ना, एक है बागड़ी, एक है वागड़ी। वागड़ी तो बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में, और उत्तरी राजस्थान में बागड़ी बोली है ना, तो बागड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। ये खेराड़ी भी, देवड़ावाटी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, है ना, ये सारी भी, खेराड़ी भी। तो ये तीनों चारों जो मैंने नाम लिए सब मारवाड़ी की उपबोलियां है। अगला क्वेश्चन है, 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 1883 की बात हो रही है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आर्य समाज की सामाजिक संस्था, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, ब्रह्म समाज, परोपकारिणी सभा और महिंद्राज सभा। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3, परोपकारिणी सभा। दोस्तों परोपकारिणी है ना, दूसरे लोगों के उपकार के लिए एक संस्था स्थापित की गई है। यहां उपकार का मतलब है धर्म अपने, भाई आर्य समाज का काम क्या था? अनाथ लोगों के संरक्षण का काम करना, गरीबों के लिए काम करना, है ना, ये तो परोपकारी काम है ना। तो परोपकारी काम करने के लिए एक सभा की स्थापना हुई, इसका नाम है परोपकारिणी सभा। 27 फरवरी 1883 को, तो मैं लिखना चाहूंगा 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में इसकी स्थापना हुई। और कहते हैं कि इसका अध्यक्ष मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। अध्यक्ष कौन बने? सज्जन सिंह जी। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह इसके अध्यक्ष बने। और तकड़ी बात यह है कि इस सभा के
परोपकारिणी सभा के जो ऑब्जेक्ट थे या नियम उपनियम जिसको हम कह सकते हैं वो 13 थे। ध्यान रहे इसके नियम उपनियम कितने थे, नियम और उपनियम वेरी इंपॉर्टेंट है, नियम और उपनियम 13 थे, यह बात भी आपको याद करनी है, ठीक है। और वर्तमान में कोई आपसे पूछ ले कि परोपकारिणी सभा का वर्तमान में मुख्यालय कहां है, तो आपका उत्तर होगा अजमेर। आज की तारीख में इस सभा का मुख्यालय अजमेर में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्य समाज से संबंधित जो ग्रंथ वगैरह है उनका मुद्रण और उनका प्रचार प्रसार वितरण सरलता है, कोई अवरोध पैदा ना हो। और जो आर्य समाज है उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, अनाथ लोगों का संरक्षण कैसे हो, है ना, उन लोगों के लिए काम करना था। वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर नंबर 3। दोस्तों एक जबरदस्त क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है ना, श्रावणी तीज, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से और अंत गणगौर से, ठीक है दोस्तों। श्रावणी तीज, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया जिसे हरियाली तीज भी हम कहते हैं, देख लो 4 ऑप्शन है हरियाली तीज। इसके बाद में आती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया जिसको हम बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और बूंदी में कजली तीज के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में आती है तीसरी हरितालिका तीज, वो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज। मुझे नहीं लगता इसमें कोई शक होना चाहिए, उत्तर नंबर क्या होगा, हरियाली तीज इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है। दोस्तों यह क्वेश्चन देख लो तीसरे दिन में रिपीट हो गया। कल हम ज्योग्राफी क्लास ले रहे थे, परसों हमने ये क्वेश्चन भी किया और आज अगले पेपर में सेम रिपीट हो गया। टेराकोटा, दोस्तों टेराकोटा का मतलब या मोलेला यानी मिट्टी की मृण मूर्तियां या मन्नत मूर्तियां। आप मिट्टी 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 को मृण बोलते हैं, तो मिट्टी की मन्नत मूर्तियां बोले, मिट्टी के बर्तन बोले, मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला बोल दे, यह मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। आप मृण शिल्प भी बोल सकते हैं, यह रहा मृण, मृण का मतलब मिट्टी। दोस्तों 1 नंबर, मांडना अलग है, कास्ट अलग है, पटचित्र अलग है। दोस्तों उत्तर नंबर 1 कुम्हार जाति का काम है, और मैंने परसों भी यही बात बोली थी कि इसमें गिल्ली मिट्टी होती है और इस गिल्ली मिट्टी को कड़ा बनाना है, कठोर बनाना है, ताकि बर्तन मूर्तियां जो भी बने वो मजबूत बने। तो उसके लिए चावल की भूसी और गधे का गोबर मिला दो और फिर उसे पकाना है ना, विभिन्न ढांचों में ढाल करके। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह है आपका शिल्प जिसका नाम है मोलेला शिल्प अर्थात मृण शिल्प। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे टेराकोटा कला भी कहते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है। नेमिनाथ को, आदिनाथ को और ऋषभदेव को। दोस्तों रणकपुर का चौमुखा मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, रणकपुर पड़ता है पाली में। और तकड़ी बात यह है कि दुर्ग स्थापत्य, मैं पहले यही लिख देता हूं, दुर्ग स्थापत्य जो है का अवलंबन इसमें है, अवलंबन इसमें अवलंबन किया गया है दोस्तों, किया गया है। यानी इसमें दुर्ग स्थापत्य में जो भी चीजें प्रयुक्त होती है, चारों तरफ पर कोटा हो, विशाल दरवाजे हो, बड़े ऊंचे ऊंचे बुर्जे हो, ये सब इस दुर्ग इस में आपके मंदिर में है। दोस्तों कहते हैं कि ये 15वीं शताब्दी का 1444 खंभों का बहुत ही गजब का मंदिर है, चौमुखा मंदिर है। जैन संप्रदाय के अंदर यदि हम बात करें 24 दर्शन सिरोही की चित्रकला है, यानी सिरोही चित्रकला शैली में 24 दर्शन पर चित्रण है। दोस्तों मैं 24 की बात कर रहा हूं, 24 वाणियां बोल सकते हैं। 24 तीर्थंकर हुए और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हुए। आदिनाथ का ऋषभदेव भी नाम है दोस्तों, आदिनाथ का ऋषभदेव नाम है। तो ये दोनों है, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीटेड हो गया। और किसने डिलीट किया, हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन गया था, तब जाकर के ये डिलीट हो गया, क्योंकि आदिनाथ और ऋषभदेव एक ही बात है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यह सफेद संगमरमर से बना हुआ 1444 खंभों का गजब का जैन मंदिर है। और इस मंदिर के वास्तुकार शिल्पी देपाक है। कहते हैं कि शिल्पी देपाक, आप कभी जाएंगे ना तो मंडप बड़े गजब गजब के हैं। आप प्रारंभिक जो मंडप है उस मंडप में जब एंट्री करेंगे तो राइट साइड की तरफ एक कोने में छोटी सी पत्थर की प्रतिमा उकेरी गई है। किसकी, हमारे मंडन की, सॉरी शिल्पी देपाक की, माफी चाहूंगा, शिल्पी देपाक की, क्योंकि इसके वास्तुकार शिल्पी देपाक थे। छोटी सी प्रतिमा है। और धरणकसा जो इस मंदिर को बनाने का श्रेय लेते हैं, क्योंकि उनके ही पैसों से ये बना, उनकी लेफ्ट साइड में है।
लेफ्ट साइड में छोटी सी एक पिलर के बीचों बीच प्रतिमा है, कभी मौका मिले तो जरूर देखना। अब इस मंदिर के अंदर क्योंकि 4 प्रतिमाएं हैं विशाल, किसकी? ऋषभ देव की, जिनमें प्रत्येक का मुख किसी का उत्तर में तो किसी का पूर्व में, किसी का पश्चिम में, किसी का दक्षिण में। आदिनाथ की 4 विशाल प्रतिमाएं हैं। इसे इसी वजह से चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। उत्तर नंबर क्या होगा? वैसे डिलीट है। अगला मिनट, एक बच्चा बोल रहा है मैंने इसमें कोई गलत कर दिया। अच्छा, अरे सुनो 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 मैंने बोला भाई शुरुआत तो सही बोली, शुरुआत तो 30 से होती है, अगले ने अंत पूछा है तो गणगौर कर दो। मैंने ये बात पहले बोल दी थी। हां, हो सकता है कि आज मुझसे गलती हुई है, यह गलती आपसे भी तो हो सकती है। मुझे पता है कि यह गलती मुझसे हुई है, आप मत करना। पेपर में मैंने क्या हुआ, अब बताऊं क्या हुआ। अब एक बार जब लंबी चौड़ी क्लास हो जाती है और मैं जोर से बोलता हूं, मेरी हैबिट ही ऐसी है, तो फिर मेरे यहां दर्द शुरू हो जाता है। मैं सोचता हूं यार थोड़ा सा आगे बढ़ रहे, यार थोड़ा जल्दी चल ले, लेकिन फिर मैं मतलब क्योंकि मन में विचार आ जाता है कभी कभार कि थोड़ा जल्दी चल ले, लेकिन भावना जो है ना, भावना वो ये है कि किसी का भला हो, उसके लिए काम करना है, तो फिर मैं रोक लेता हूं अपने आप को। तो यहां हो सकता है मैंने थोड़ी तेजी से बढ़ने की कोशिश करी होगी, इसलिए तो माफी चाहता हूं। यह क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ और यह भी पूरा हो गया। मैं इस क्वेश्चन पर आ गया हूं, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई। अब देख लो, यह वही क्वेश्चन आ गया है जिसकी हमें चर्चा करनी थी। ब्लू पोट्री की बात हो रही है दोस्तों। सवाई माधो सिंह, राम सिंह, मान सिंह, सवाई जय सिंह। अब इस क्वेश्चन का क्योंकि शुरुआत हुई है, अब ऐसा है इसका उत्तर राम सिंह माना गया होगा, इसका उत्तर राम सिंह माना गया है। और आपको भी क्या करना है, पेपर में आ जाए तो राम सिंह ही करना। यदि राम सिंह ऑप्शन में नहीं होना, फिर आप मान सिंह प्रथम कर देना। यह बात आप याद करें, क्योंकि इसमें सवाई मान सिंह दे रखा है, लेकिन क्योंकि रियल में ब्लू पोट्री को कहते हैं कि देखो एक चीज गौर से सुनो, थोड़ा यहां गौर से सुनना आप। मैं एक तकड़ी कहानी बताता हूं, इसका उत्तर क्यों है राम सिंह, इसके पीछे कारण क्या बता रहा हूं। हुआ क्या कि बहुत जमाने पहले ईरान जिसे हम पर्शिया कहते हैं, वहां पर यह पोट्री शुरू हुई थी। ओके, पोट्री, वहां यह ब्लू पोट्री नहीं चलती थी, केवल पोट्री चलती थी। और पोट्री का मतलब है चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। वहां ब्लू पोट्री नहीं थी, यह केवल पोट्री थी। अब वर्तमान में तो आप चाकर के कभी ईरान का वीडियो देखो आप, वहां अब वर्तमान में हर घर में आपको ब्लू पोट्री के, क्योंकि ब्लू पोट्री अब ज्यादा ही चर्चा में आ गई ना, कलर ज्यादा डाल करके उसको सुंदर बना दिया जाता है, तो अब तो आपके ईरान में खूब मिलेंगी। लेकिन उस जमाने में शुरुआत की बात कर रहा हूं, यह पोट्री हुआ करती थी। तो पोट्री का मूल स्थान पर्शिया यानी ईरान है। अब अकबर के समय ईरान से संबंध बने, और अकबर के समय ईरान से यह काबुल आई, काबुल से लाहौर आई, लाहौर से दिल्ली तक आई। और कई बार आपको पता है मान सिंह का आना जाना भी काबुल और लाहौर हुआ था, आपको पता ही होगा, क्योंकि काबुल का इनको वो भी बनाया था, क्या बोलते हैं, गवर्नर भी बनाया था काबुल का अकबर ने। अब देखो, मान सिंह प्रथम का जाना हुआ, काबुल भी गए, लाहौर भी गए, और वो इस पोट्री को लेकर आए थे, लाए, लेकिन युद्ध भूमि में ज्यादा रहने के कारण इस पोट्री पर वो काम नहीं कर पाए। धीरे धीरे पोट्री खत्म हो गई, धीरे धीरे पोट्री लुप्त हो गई। इस वजह से मान सिंह का नाम नहीं आता। पोट्री लाने का श्रेय रियल में तो मान सिंह था, लेकिन पोट्री मान सिंह के समय खत्म हो गई, संरक्षण ढंग से नहीं दे पाई। अब समय गुजरा, परिस्थितियां नहीं बनी, और दिल्ली में कुछ कलाकार पोट्री के आए लाहौर से, और राम सिंह का दिल्ली जाना लगा रहता था, और दिल्ली से 4 कलाकारों को डाल लिया और जयपुर ले आए। अब सीधी सी बात है, नए तरीके से, नए रूप से पोट्री की शुरुआत हो रही है। पहले वाली तो खत्म ही हो गई थी, उसको तो मान लो विस्तार ही नहीं हुआ, अब नए रूप में आई। अब इस पोट्री को विस्तार देने का काम, उससे लाने का काम राम सिंह ने किया। इस वजह से यह क्वेश्चन राम सिंह का बनता है, इस वजह से इसका उत्तर हम राम सिंह करते हैं। यह बात आप याद रखें। और आपको पता है ब्लू पोट्री को जीआई टैग मिल चुका है, और अशोक गहलोत की सरकार ने 2023-24 में ब्लू पोट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ब्लू पोट्री जयपुर में बनाने की घोषणा करी है। अनिल दोराया, गोपाल सैनी, नाथीबाई, राजेश गोदा, ये तगड़े कलाकार हैं। किसके? ब्लू पोट्री के। कृपाल सिंह, जिन्होंने ब्लू पोट्री को नई ऊंचाइयां दी, आपको याद करना है, 25 रंगों का प्रयोग किया। दोस्तों क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दूहा, कृति रे नायक ढोला रो असल नाम कहीं हो। कितना प्यारा और गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। ढोला मारूरा दूहा, अब दूहा है तो वो कवि कलोल है,
दोस्तों कवि कलोल, जिन्होंने ढोला मारूरा दूहा लिखा, ठीक है। और ढोला मारूरा दूहा जिसकी बात करें तो इसमें ढोला और मारू दो है। ढोला जिसे सलह, ये कहां अपने आप हुआ है ना, ठीक। ढोला जिसे सलह कुमार कहा है, अर्थात ढोला को सलह कुमार। और जो मारू है, मारू का नाम है मरवाणी या मारवाणी, मैं मारवाणी लिख देता हूं, मारवाणी या मारू, ठीक है, मारवाणी। अब आपको यह भी पता है कि सलह कुमार जो थे नरवर के राजा नल के पुत्र थे, जिनकी मात्र और मात्र 3 साल उम्र थी जब मारू के साथ शादी हुई। मारू पिंगल देश के राजा, या सॉरी पुंगल देश के राजा पिंगल की पुत्री, इसकी 1.5 साल और इसकी 3 साल शादी हुई थी। ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरी बात कुशाल चंद्र, यह भी आपको पता होना चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 सलह कुमार राइट होगा। अब देख लो, इसकी उम्र है 3 साल, क्वेश्चन आ चुका है और आज भी दोबारा भी आ सकता है, और इसकी है 1.5 साल। पुंगल देश के राजा पिंगल की पुत्री और नरवर के राजा नल का पुत्र सलह कुमार, यह आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहां मिला है? 4 ऑप्शन है, नगरी से, बेराट से, कोलवी से, लालसेठ से। उत्तर नंबर 2 बेराट। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 बेराट इज राइट ऑप्शन। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बेराट। 300 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी तक के काल में के काल के राजस्थान में, यानी राजस्थान में इस काल में 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में एकमात्र गोल बौद्ध चैत्य जो मिला है वो है बेराट में। दोस्तों हम जानते हैं कि चैत्य जो एक प्रकार के पूजा स्थल होते थे, और पूजा स्थल मंदिर ही होता है, आप इसे मंदिर कह सकते हैं, गोल मंदिर। कई बार आया ना गोल मंदिर की कहां है, आप इसे गोल मंदिर कह दें, इसे पूजा स्थल कह दें, आप इसे गोल चैत्य भी लिखा है, देख लो, यह पूजा स्थल है। यह बेराट में, बेराट सभ्यता, बाणगंगा नदी के किनारे, मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट यानी विराटनगर, यह लोह युगीन सभ्यता है। कहते हैं कि यहां पर PWG, दोस्तों PWG यानी पेंटेड वेयर, सॉरी PGW, माफी चाहूंगा, PGW पेंटेड ग्रे वेयर यानी चित्रित स्लेटी रंग के मृद भांड वाली संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। नाम है बेराट। कीचक आप जानते होंगे, कीचक का महल यहीं पर ही है। कीचक को तो जानते ही होंगे आप, कौन था कीचक? कहते हैं कि राजा विराट का साला था, और राजा विराट जो कि विराटनगर के राजा थे, जहां की राजधानी थी भाई मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट, और यहां राजा देते थे विराट। विराट का साला जिसका नाम मिलता है कीचक, जो सेनापति भी था अपनी सेना का, जिसको भीम ने 5 टुकड़ों में तोड़ करके फेंका था, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? 4 ऑप्शन है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को, एक ही बात है, दारा सिकों को हरा दो या जसवंत को, बात एक ही है। देवराई का, सामूगढ़ का, खजुआ का और धर्मत का। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई। औरंगजेब, देखो हम जानते हैं कि यहां पर शाहजहां के मरने के बाद मुगल उत्तराधिकारी युद्ध होंगे। मुगल उत्तराधिकारी युद्धों में देवराई का युद्ध भी है, सामूगढ़ का भी है, खजुआ का भी है, धर्मत का भी है। कोई आपसे पूछे नंबर एक तो है बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध है 58 में, मैं लिखना चाहूंगा बहादुरपुर का युद्ध है 1658। बहादुरपुर का युद्ध है 1658 का, जिस पर क्वेश्चन बना हुआ है पहले भी। धर्मत का युद्ध भी वैसे 58 का है, तो मैं धर्मत भी 58 लिख देता हूं, 1658। लेकिन 1658 में इन दोनों में अंतर क्या है? एक फरवरी में है, एक अप्रैल में है, तो यहां मैं इसके आगे अप्रैल लिख देता हूं, है ना, अप्रैल। धर्मत का युद्ध मध्य प्रदेश वाला अप्रैल में है, और ये फेब में है यानी फरवरी में। दोनों में एक तो अंतर ये हो गया, ठीक है। और ये युद्ध जो हुए ये दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में हुए। आपको पता है कि शाहजहां को प्यारा लगता था दारा सिकों, औरंगजेब को पटके रखा था दक्षिण भारत में। औरंगजेब दक्षिण भारत में रहा, पहाड़ियों में कभी ऊंचा चढ़ा तो कभी नीचे गिरा, और वहां के राजाओं से, दक्षिण के लोगों से लड़ता रहा, जूझता रहा। और जो आदमी घर से निकला है, जो आदमी घर से बाहर निकल गया, वो बाहर की परिस्थितियों में किस प्रकार ढलता है वो औरंगजेब से भली भांति कोई नहीं जानता। इसने सब कुछ समझ लिया, और दारा सिकों साहब शाहजहां के पास ही बैठे रहते थे। और जो घर में रहेगा
बाहर की दुनियादारी से मतलब नहीं रखेगा तो उसको ज्ञान कहां से आएगा? यही ज्ञान दारा सिक्कों के पास इतना ही ज्ञान था, इस वजह से वो हारा। कूटनीति नाम की पता कोई चीज का पता नहीं था, कूटनीति से भरा हुआ था। चाहे तुम धर्मत्व के युद्ध में शाहजहां आ जाओ, चाहे मिर्जा राजा जय सिंह भी सपोर्ट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस युद्ध में, धर्मत्व के युद्ध में अंततः जसवंत सिंह को हारना पड़ा और बाद में भाई साहब के पास जाना पड़ा। आपको यह भी पता होगा। मैं इसका उत्तर धर्मत कर दूं? मुझे नहीं लगता इसमें धर्मत ही उत्तर होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार, और यही वो युद्ध है जिसमें जसवंत सिंह हार जाएंगे और जब गढ़ में प्रवेश करेंगे तो हालत क्या होगी आपको पता होगा। मैडम गढ़ में प्रवेश नहीं करने देती, दरवाजे नहीं खोलती, नाराज हो जाती है, गालियां देती हैं, है ना। तुम तो युद्ध भूमि में हार के आ गए हो, जाओ लड़ो और मरो, है ना। सब आना चाहिए आपका। आपको याद होगा जसवंत सिंह। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र जो हम कल कर लिया हमने, 2 नंबर था, कल विस्तार से हो गई बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। राजस्थानी चावा नाटककार, चावा नाटककार को ने कितनों प्यारो क्वेश्चन पूछो है। सांवर दैया, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सत्यनारायण सोनी और अर्जुन देव उच्चारण। क्या क्वेश्चन है ये पूछा गया है? ये कह रहा है राजस्थानी चावा नाटककार पूछा है। अब सांवर दैया ये कहानीकार है, लक्ष्मी कुमारी भी कहानीकार है, सत्यनारायण सोनी क्योंकि नाटक लिखते हैं अर्जुन देव चारणी, है ना। अर्जुन देव चारण जोधपुर के हैं, मथानिया जहां की लाल मिर्च है ना। अर्जुन देव चारण, इनका एक रचना है रिंदरोही, जिस पर कई क्वेश्चन आए पिछले 2, 3, 4 सालों में। रिंदरोही और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने तो अनेक गाथाएं लिखी हैं, गाथाएं याद रखें, है ना। और एक अर्जुन देव चारण ने गजब की रचना लिखी है, घर तो एक नाम है भरोसेरो, जिस पर केंद्रीय साहित्य अकादमी ने उनको राजस्थानी भाषा का पुरस्कार दिया है। घर तो एक नाम है भरोसेरो, अर्जुन देव चारण। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है, मालवी, बांगरू, वागड़ी, मेवाड़ी, बस बांगरू हरियाणा की है, हरियाणा की है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, है ना। चलो, एक जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में है? पद्मावत, दलपत विलास, कानड़देव प्रबंध, हमीर हट। दोस्तों, जालोर के शासक अर्थात अलाउद्दीन के बीच में है कानड़देव प्रबंध यानी पद्मनाभ। दोस्तों, मैं पद्मनाभ की बात करने जा रहा हूं। पद्मनाभ एक बहुत ही गजब के इतिहासकार, साहित्यकार कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने 2 बड़ी गजब की रचना लिखी है। एक तो लिखी है आपके कानड़देव प्रबंध, एक लिखी है आपके, एक इनकी रचना और है, उसका नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, और दलपत विलास, हमीर हट, ये रचनाएं अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक की बात है तो कानड़देव प्रबंध ही होगा, है ना। एक है हम्मी रायण, याद आ गई, हम्मी रायण। दोस्तों, हम्मी रायण नामक रचना वो भी किसकी है? पद्मनाभ की है। लेकिन एक हम्मी रायण है भांडव व्यास की, वो भी आपको बता देता हूं। हम्मी रायण भांडव व्यास, भांडव व्यास जो है वो भी लिखते हैं। और भांडव व्यास ने जो हम्मी रायण लिखी है ये किसकी है? दोस्तों, हम्मी रायण ये वैसे देखा जाए तो रणथंबोर के बारे में है, और इस हम्मी रायण में इसके बारे में है आपके जालोर वाले, अलाउद्दीन वाले में, इस युद्ध के बारे में है हम्मी रायण, है ना, जो जालोर के चौहानों के बारे में, और इसमें रणथंबोर के चौहानों के बारे में। इस प्रकार से, क्योंकि अगले ने पूछा है दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, अब आपको याद होगा एक युद्ध 1305 में था, 1305 में, और उसके बाद में दूसरा 1311 में। ये दोनों युद्ध जालोर के हैं। 1305 वाला वो युद्ध है जिसमें कानड़देव को अधीनता स्वीकार करवा ली गई और उसे दिल्ली ले जाया गया, आपको याद होगा। बाद में वो दोनों बाप बेटे वहां से आ जाते हैं, है ना। बाद में असली युद्ध 1311 में होता है। बीच में 1308 है जिसमें सिवाना वाला युद्ध। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र, ये कल हमने पढ़ लिया, 1975 है, डिटेल हमने कल ले ली थी इसकी, 1975 है। गागरोन के राजपूत शासक कौन थे? दोस्तों, धन्ना जी, पीपा जी, दादू दयाल जी, चरणदास जी। उत्तर नंबर 2 पीपा जी होगा। दोस्तों, संत पीपा रामानंद के चेले हैं, दोस्तों रामानंद के शिष्य हैं। और पीपा जी के कहने पर या बुलावे पर, पीपा जी के बुलावे पर ये राजस्थान आए थे। याद रखें, क्वेश्चन आया हुआ है कि संत पीपा के कहने से, यानी प्रताप सिंह खिंची के बुलावे पर रामानंद जी राजस्थान आए थे, क्योंकि ये गागरोन के राजा रहे, बाद में भतीजे को शासन सौंप दिया था और खुद ने वैराग्य धारण कर लिया था। मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन के यदि संत की कोई बात पूछे
तो आप पीपा जी कर सकते हैं। दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। समदड़ी गांव बाड़मेर में बहुत ही गजब का मंदिर है, जहां पर चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को बहुत ही प्यारा और गजब का मेला भरता है।